जय श्री कृष्णा मित्रों। आप सुन रहे हैं सोलमेट, जिसे लिखा है डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव ने। तो मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। अब आगे सोलमेट। 46 दो दिन निकल गए, पर सिम्मी घर से तो क्या रूम से ही नहीं निकली। सिम्मी अपने रूम में बैठी थी जब अबीर आकर उसके पास बैठ गया। स्कूल नहीं गई आज तुम, और दादी बता रही थी कि कोचिंग भी नहीं गई तुम 2 दिन से। अबीर ने सिमरन की तरह देखकर कहा, वह भैया मेरा मन नहीं किया। और क्यों नहीं किया मन? अबीर ने सवाल किया। सिम्मी खामोश रही। बोलो भी क्यों नहीं किया मन? वह मेरी हिम्मत नहीं हो रही समीर। जब ठीक हो जाएगा तो फिर उसके साथ चली जाया करूंगी। सिम्मी धीमे से बोली। और कुछ महीना बाद जब समीर अपने कॉलेज के लिए इस शहर को छोड़कर बाहर चला जाएगा तब? अबीर ने कहा। तो सिम्मी ने एक नजर अबीर की तरफ देखा और फिर विंडो से बाहर देखने लगी। अबीर उठकर खड़ा हुआ और उसके सिर पर हाथ रखा। सिम्मी, क्या बात है, मुझे नहीं कहोगी? सिमी ने अबीर की तरफ भरी आंखों से देखा। मुझे डर लगता है भैया, कहीं फिर से हादसे के डर से हम जीना तो नहीं छोड़ देते सिम्मी। लेकिन भैया, सिम्मी के आंसू निकल आए। पता है सिम्मी, जब मैं छोटा था मेरे पड़ोस में रहने वाला एक लड़का मुझे बहुत तंग करता था, और अक्सर ही जब मैं बाहर निकलता तो मुझे मारता पीटता गालियां देता और परेशान करता था। अबीर ने कहा तो सिमरन उसकी बात सुनने लगी। उसके डर के कारण मैंने घर से निकलना बंद कर दिया। तब मुझे एक दिन मम्मी ने समझाया कि दुनिया तो हमेशा ऐसा ही करती है। यहां जो आगे बढ़ना चाहता है, लोग उसे पीछे खींचना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, आपकी कमजोरी पर कोपर हावी होकर आपको कमजोर करना चाहते हैं। पर हमें डरना नहीं है। अगर हम एक बार हिम्मत करके सामने वाले का मुकाबला करेंगे तो सामने वाला खुद ही पीछे हट जाएगा। अबीर बोला तो सिम्मी ने नजर झुका ली। एक इंसान एक का मुकाबला कर सकता है भैया, तीन तीन लोगों का नहीं कर सकता ना? सिमरन की आवाज भर्रा गई। हाँ, तो जब 3 लोगों की बात आई तो मदद करने के लिए और लोग आए ना। पर इस बात से कि कुछ गलत ना हो जाए। हम घर में खुद को बंद तो नहीं कर सकते ना। ये तो और भी गलत होगा ना। अब तुम अपनी ग्रोथ, अपनी कामयाबी रोक रही हो। तुम्हें इस समय स्कूल और कोचिंग की जरूरत है। तुम डर कर घर में बैठ जाओगी तो जिंदगी कैसे चलेगी? लेकिन भैया, सिमरन ने उसकी तरफ देखा। सब जानता हूं मैं, और समझ रहा हूं तुम्हारी हालत, इसलिए तुम पर कोई प्रेशर नहीं है। पर खुद को मजबूत बनाओ सिमरन, और विश्वास रखो। खुद पर कुछ भी गलत नहीं होगा। बस हिम्मत रखो और अपने आप को मजबूत रखो। और रही बात आगे कुछ भी दुर्घटना होने की, तो अब नहीं होगी, क्योंकि जो जिम्मेदार था उसे भी पुलिस ने पकड़ लिया है। किसे पकड़ डीएच लिया? चैरथ को। उसी के कहने पर आए थे यह लड़के, और उन लड़कों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अभी अभी पुलिस स्टेशन से ही आ रहा हूं मैं। उन्होंने गुनाह कबूल कर लिया है। साथ ही पुलिस की मार के आगे उन्होंने चैरथ का नाम भी बता दिया है। और अब चैरथ को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और जल्दी ही उन लोगों को सजा हो जाएगी। बाकी तुम हिम्मत रखो, अब कुछ भी गलत नहीं होगा। अबीर ने कहा तो सिमरन की आंखें फिर भर आईं। पर भैया, मुझे तो यह समझ नहीं आता कि उसे मुझसे प्रॉब्लम क्या है। अब तो मैं वहां रहती भी नहीं हूं। सिमरन ने दुखी होकर कहा। सिम्मी दुखी थी। अबीर ने उसके सर को हौले से थपका। सिम्मी, प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, प्रॉब्लम उसके साथ है। कुछ लोग मानसिक बीमार होते हैं, और वह भी इसी तरीके की मानसिक बीमारी का शिकार है। पर फिक्र मत करो, उसकी हर बीमारी का इलाज अब हो जाएगा। जब उसे कानून सजा देगा और वह जेल की सलाखों के पीछे होगा तो सारा नशा उतर जाएगा। अबीर ने कहा, और उसके बाद सिमरन को बहुत देर तक समझाता रहा ताकि वह नॉर्मल हो सके। दरवाजे के बाहर खड़ी निमृत भरी आंखों से सारी बातें सुन रही थीं। अमीर और सिमरन के उसकी तरफ देखने से पहले वह वहां से चली गई और रसोई में जाकर अपने आंसू पोंछे। बहुत गलत किया तुमने चैरथ, इस बार बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी कि अब हमारे रास्ते में मत आना, वरना हम छोड़ेंगे नहीं। और अब तुम्हें सजा जरूर होगा। कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता, बिल्कुल भी नहीं बचा सकता अब। निमृत ने कठोरता से कहा, और फिर अपना काम करने लगी। उधर चैरथ की गिरफ्तारी होते ही उसके मम्मी पापा घबरा गए, और कहीं ना कहीं से ढूंढते हुए त्रिपाठी जी का एड्रेस लेकर त्रिपाठी जी के शहर आ पहुंचे ताकि निमृत और सिमरन को मना सके। त्रिपाठी जी ने उन्हें सम्मान के साथ बैठाया। देखिए त्रिपाठी जी, कोई गलत फहमी हुई है, चैरथ के पापा बोले। गलतफहमी आपको हुई है शायद भाई साहब, क्योंकि वह तीनों गुंडे अपना गुनाह कबूल कर चुके हैं।
और चैरत का नाम भी। मैं आपसे भी यही कहूंगा कि गुनहगार का साथ मत दीजिए। सिमरन भी आपकी बेटी है। आपके जैसे माता पिता जो गुनहगारों का साथ देते हैं, वहीं इस तरीके के गुनाह होने को और बढ़ावा देते हैं। त्रिपाठी बोले। तभी चाय नाश्ता लेकर वहां निम्मी आई। निमृत, बेटा हम हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे। केस को खत्म कर दो। हम चैरत को लेकर कहीं दूर चले जाएंगे। हमारा एकलौता बेटा है वह। चैरत की मां भावुक होकर बोली। माफ कीजिए बड़ी मां। अब अगर चैरत आपका बेटा है, तो हम दोनों कौन हैं? हम दोनों भी तो आपकी बेटियां ही हैं ना? और अगर आपका बेटा इकलौता है, तो मेरी बहन भी इकलौती है। और अगर उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती, तो कौन जिम्मेदार होता है? मैंने चैरत को समझाया था, वार्निंग भी दी थी। और सबसे बड़ी बात, शहर बदलने से लोगों की मानसिकता नहीं बदल जाती। हमने तो शहर छोड़ दिया ना वह, फिर भी तो उसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। निम्मी ने गुस्से से कहा। बड्ढे पापा। बड्ढी मां का सिर झुक गया। मैंने कहा था उसे कि अगर इस बार उसने कोई गलती की, तो माफी नहीं मिलेगी। और इसीलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। अब इस बार सजा होगी, माफी नहीं मिलेगी। निमृत ने कठोरता से कहा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो निमृत। ऐसे इंसान को सजा ही होनी चाहिए, और हम दोनों भी तुम्हारे साथ हैं। चैरत के पापा बोले और उसकी मां की तरफ देखा। कब तक बेटे के मोह में पड़ी रहोगी? अब तो होश में आ जाओ। पापी है वह, पापी। किसी भी लकड़ी की तरफ गलत नजर डालने वाला पापी होता है। और उसमें भी अपने घर की बहन बेटी और बहू के ऊपर गलत नजर हटाने वाला तो घोर पापी होता है। तुम तो दिन रात रामायण और महाभारत पढ़ती हो, गीता पढ़ती हो, इतना भी नहीं समझी कि रामायण और महाभारत हमें क्या शिक्षा देते हैं। चैरत की तरफदारी करना बंद करो। अब तुम और अपनी बेटियों के सिर पर प्यार से हाथ रखो। चैरत के पापा ने कहा तो चैरत की मां ने भरी आंखों के साथ गर्दन हिला दी और फिर विदा लेकर बोलो वापस दिल्ली चले गए, क्योंकि एक तो निमृत और सिमरन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी, और दूसरा उन्हें भी एहसास हो गया था कि चैरत ने बहुत बड़ी गलती नहीं बल्कि गुनाह किया है। सिमरन तो इतनी ज्यादा नाराज थी कि उसने उन लोगों से मिलना तक जरूरी नहीं समझा और उनके बार बार कहने पर भी उनके सामने नहीं पाई। चैरत के खिलाफ उसके ही आदमियों ने गवाही दी थी, और उसके बाद निमृत और सिमरन ने भी जाकर कंप्लेंट की और गवाही दी। साथ ही समीर ने उन तीनों को भी पहचान और साथ ही साथ साथ सिमरन के पक्ष में अपना बयान दर्ज कराया, तो उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हो गया और उसे सजा मिलना तय हो गया। बस अब कोर्ट में केस चल रहा था और तब तक चैरत को पुलिस कस्टडी में ही रहना था। देखते ही देखते 1 हफ्ते का समय निकल गया और उसी के साथ अबीर के इंटर स्टेट टूर्नामेंट के लिए जाने का टाइम भी आ गया। इस टूर्नामेंट के बाद ही उसका डिसाइड होना था कि वह इंटरनेशनल लेवल पर क्वालिफाई करता है या नहीं, और इसके बाद 6 महीने की ट्रेनिंग और फिर उसे इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की तरफ से प्रेजेंट होना था, और तभी उसके गोल्ड मेडल तक पहुंचने का सफर पूरा होना था, क्योंकि लगभग 7-8 महीने बाद ओलंपिक स्टार्ट होने वाले थे और उससे पहले अबीर की नेशनल लेवल पर बहुत ही अच्छे से तैयारी होनी थी। और अबीर अपनी तरफ से पूरा तैयार था और कुशल जी भी पूरा श्योर थे कि अबीर का सिलेक्शन हो जाएगा। आज अबीर के जाने की तैयारी चल रही थी और अबीर के घर पर ही कुशल जी, मोंटी और साथ के और 1-2 खिलाड़ी आए हुए थे। निमृत और समीर उसका सामान पैक कर रहे थे। समीर अब पूरी तरीके से ठीक था और सिमरन के साथ उसका रिश्ता नॉर्मल दोस्ती का बन गया था। सामान पैक करने के बाद सब लोग आंगन में आ गए, जहां पर कुशल जी, मोंटी त्रिपाठी बैठे हुए थे। आगे का क्या रहेगा कुशल जी? त्रिपाठी ने सवाल किया। इस टूर्नामेंट में क्वालिफाई करने के बाद इसकी नेशनल एकेडमी में सीट पक्की हो जाएगी और टूर्नामेंट के 1 महीने बाद इसे एकेडमी में ही जाकर रहना पड़ेगा। वहां पर इसकी इंटरनेशनल लेवल की तैयारी कराई जाएगी। अब से 7 या 8 महीने बाद ओलंपिक गेम्स होने हैं और उस ओलंपिक में इसे इंडिया की तरफ से प्रेजेंट किया जाएगा और तभी इसका गोल्ड तक पहुंचने का रास्ता बनेगा। कुशल जी बोले। और अगर अबीर क्वालिफाई नहीं कर पाया तो? मतलब किसी भी वजह से? त्रिपाठी जी के मन में थोड़ा सा डर था और साथ ही साथ वह अबीर उनके मन से भी नेगेटिविटी निकालना चाहते थे कि अगर कहीं फेल हुआ तो आगे क्या होगा। तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी कारण से अबीर क्वालिफाई नहीं कर पाता तो 2 महीने बाद फिर से टूर्नामेंट होंगे। तब तक जो भी कमी रह जाएगी वह यह कर लेगा। वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि यह क्वालिफाई कर जाएगा और हमें आगे के 2 महीने तक का वेट नहीं करना पड़ेगा। कुशल जी बोले। ठीक है, लेकिन आप इससे बात करते रहिएगा।
और इसे गाइड भी करते रहिएगा। त्रिपाठी जी बोले। हाँ, बिल्कुल क्यों नहीं। कुशल जी ने कहा तो अबीर ने उनके पैर छुए और फिर कुशल जी ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ निकल गए। अबीर ने दादी माँ से इजाजत ली, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और फिर त्रिपाठी जी के पैर छुए। मुझे पता है तुम कामयाब होंगे, पर एक बात याद रखना, हार जीत जीवन का हिस्सा है और जिंदगी आगे बढ़ने का नाम। जी पापा, याद रखूंगा। बाकी आप सबके साथ साथ खुद का भी ध्यान रखिएगा। अबीर उनके गले लग गया। हाँ, तुम चिंता मत करो, बस अपने स्पोर्ट्स पर ध्यान दो। त्रिपाठी बोले। उसके बाद अबीर ने सिमरन और समीर को समझाया और उनके सर पर प्यार से हाथ रखा। निमृत वहीं एक तरफ खड़ी भरी आंखों से उसे देख रही थी। वह एक एक करके सबसे मिला अबीर निमृत की अब हिम्मत जवाब दे गई और उसे लगा कि अब वह अपने आंसू नहीं रोक पाएगी, तो वह जल्दी से अपने कमरे में चली गई। चलो भैया चलते हैं, आपकी ट्रेन का टाइम हो रहा है, समीर ने कहा। ठीक है, तुम चलो जाकर ऑटो लेकर आओ, मैं आता हूं, अबीर ने कहा तो समीर बाहर निकल गया। अबीर ने एक नजर त्रिपाठी को देखा तो त्रिपाठी जानकर किचन में चले गए। अबीर ने गहरी सांस ली और फिर निमृत के कमरे की तरह बढ़ा गया। निमृत खिड़की के पास खड़ी हुई थी और बाहर देख रही थी, इस उम्मीद से कि इसी रास्ते से अबीर निकलेगा तो वह कुछ पल उसे और देख पाएगी। आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे कि तभी अबीर ने अंदर आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। निमृत ने आंखें भींच लीं, क्योंकि अबीर के स्पर्श को बहुत अच्छे से पहचानती थी वो। मुझे मुस्कुराकर विदा नहीं करोगी? क्या यूं ही आंसू बहते रहने का इरादा है? अबीर ने कहा। निमृत में कोई जवाब नहीं दिया। अबीर ने उसके कंधे थाम उसे अपनी तरफ घुमा लिया। अब तो आज मैं जा रहा हूं, अब तो अपना अपना प्रॉमिस तोड़ सकती हो ना? मुझसे बात कर सकती हो, जी भर के मेरी तरफ देख सकती हो, कुछ कहना हो तो कह सकती हो। अबीर ने कहा तो निमृत ने आंखें खोल उसे देखा। उसकी भरी हुई लाल आंखें अबीर के दिन में अंदर तक समा गईं और अगले ही पल उसने निमृत को अपने सीने से लगा लिया। उसकी बाहों में सिमट निमृत ने एक सिसकी ली और जैसे तैसे अपने आंसुओं को काबू करने लगी। बस 1 महीने की ही तो बात है, फिर मैं आ रहा हूं ना वापस। इतना दुखी क्यों हो रही हो निम्मी? अबीर बोला। और उसके बाद फिर से चले जाओगे ना, 6-8 महीने के लिए? निमृत ने कहा। तुम बोलो तो ना जाऊं? अबीर बोला। तो निमृत ने उसके सीने से चेहरा निकाल उसकी आंखों में देखा। कहाँ था ना, उस दिन तुम्हारा पहला प्यार तुम्हारी बॉक्सिंग है और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी के लिए भी अपने पहले प्यार से दूर हो। तुम अपनी पूरी कोशिश लगाओ, जी जान लगाओ, जितना एफर्ट डाल सकते हो डालो, तुम्हें कामयाब होना है और कामयाब होकर वापस लौटना है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, निमृत बोली। और अब कोई शर्त कोई बंधन नहीं समझी। निमृत ने भरी आंखों के साथ गर्दन हिला दी। तुम इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? अभी तो सिर्फ 1 महीने लिए ही तो जा रहा मैं। अबीर ने उसके चेहरे को हथेलियों में लेकर कहा। पता नहीं, पर अच्छा नहीं लग रहा है। निमृत ने खुद को संभाल के कहा। अच्छा, मैं तुमसे बात किया करूंगा। फोन अपने पास रखना, जब मौका मिलेगा तब बात करूंगा। ठीक है, परेशान मत होना और सबका ख्याल रखना, और अपना भी। अबीर ने उसके माथे पर किस करके कहा तो निमृत ने गर्दन हिला दी। अबीर जाने को मुद्दा और फिर पलटकर निमृत की तरफ देखा, जो अब भी भरी आंखों से उसे देख रही थी। अगले ही पल अबीर उसके करीब आया और उसके चेहरे को धाम उसके होठों पर अपने होठों रख प्यार से चूम लिया। बहुत कुछ कहना है तुमसे, बहुत कुछ बातें हैं मेरे दिल में, मेरे दिल के एहसास, मेरी फीलिंग्स, तुम्हारे लिए क्या सोचता हूं सब। पर तुमने वादा किया है ना कि पहले मैं अपना सपना पूरा करूं, उसके बाद अपने दिल की बात करूं, तो आज कुछ भी नहीं कह रहा। बस तुम इंतजार करना उसना का, जिस दिन मेरे हाथ में गोल्ड मेडल होगा और उस दिन मैं अपने दिल की एक एक बात तुमसे कहूंगा। अबीर ने भावुक होकर कहा। मैं इंतजार करूंगी, निमृत बोली, और फिर अबीर बिना रुके तुरंत बाहर निकल गया। अगले दिन से उसके टूर्नामेंट शुरू हो गए, जो कि इंटर स्टेट लेवल पर थे, और वहां पर से सेलेक्ट होने वाले खिलाड़ियों को नेशनल एकेडमी में सीट कंफर्म होनी थी और फिर उनकी ट्रेनिंग नेशनल एकेडमी में होनी। अबीर रोज त्रिपाठी जी से बात करके अपना अपडेट देता था और निमृत से भी बात करता था। वह धीरे धीरे हर पायदान को क्रॉस करके आगे बढ़ रहा था और हर मैच में वह जीत रहा था और इसके हिसाब से उसकी सीट पक्की होती जा रही थी। उधर अब सिमरन ने अब समीर के साथ ही स्कूल जाना शुरू कर दिया था। दोनों के बीच अच्छी बनने लगी थी।
लड़ाई पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। समीर केयरिंग था, साथ ही साथ बहुत ही समझदार भी था। वह सिमरन का पूरा ख्याल रखता था और साथ ही साथ इस बात का भी कि उसकी किसी भी बात से सिमरन हर्ट न हो। दोनों के ही एग्जाम अगले महीने होने थे और उसके एक महीने बाद समीर का आईआईटी का एग्जाम होना था, तो वह पूरी तरीके से पढ़ाई में डूबा हुआ था। निमृत दिन रात अबीर की कामयाबी के लिए भगवान से प्रार्थना करती और रोज उसके अपडेट लेती थी। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है निमृत, अबीर का कॉल आया। बताया तो था तुमने कल की आज फाइनल है, और आज अगर तुम जीते तो तुम नेशनल एकेडमी में चले जाओगे और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर खेलोगे। निम्मी ने बात दोहराई। हाँ, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं यहां तक जीत चुका हूं, अब कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अबीर ने परेशानी से कहा। कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, हिम्मत रखो और सब सही होगा। प्रैक्टिस करो और खुद पर विश्वास रखो। तुम बेस्ट हो अबीर। निमृत ने उसे समझाया और उसके बाद अबीर ने त्रिपाठी जी से बात की। मुझे पूरा विश्वास है, सब सही होगा। और फिर भी अगर कुछ गलत होता है बेटा, तो नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना। जीवन हर समय नया मौका देती है। त्रिपाठी ने अबीर को समझाया। अबीर ने उसके बाद कुशल जी से बात की। उन्हें बॉक्सिंग के कुछ ट्रिक्स उसे याद दिलाए और उसी के साथ वह अपनी बॉक्सिंग के लिए रिंग में उतर गया। सामने वाला खिलाड़ी भी कमजोर नहीं था और एक पल को तो अबीर को लगा कि वह हार जाएगा। पर आखिर में उसकी बॉक्सिंग और कुशल जी के सिखाए खास ट्रिक्स काम आए और अबीर ने जीत हासिल की और उसी के साथ उसकी सीट नेशनल एकेडमी में पक्की हो गई। वेल डन, अबीर त्रिपाठी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। आपका बॉक्सिंग फेडरेशन में सिलेक्शन हो गया और अब 15 दिन का टाइम आपके पास है। आप अपने घर पर रहकर आ जाइए। उसके बाद आप लगातार यहीं पर एकेडमी में ही रहेंगे जब तक कि ओलंपिक नहीं हो जाते। एकेडमी के एक ऑफिसर ने अबीर इंस्ट्रक्शन दिए। अबीर ने खुशी खुशी रजिस्ट्रेशन किया। उसके पांव तो जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। अपने बचपन से देखे ख्वाब की तरफ उसने एक कदम और बढ़ा दिया था और अब कुछ महीने बाद होने वाले ओलंपिक में उसे जाना था। उसने फॉर्म फिल किया और सभी फॉर्मेलिटी करने के बाद अगले दिन वह वापस अपने घर के लिए तैयारी करने लगा, क्योंकि ये 15 दिन वह अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता था। वही कुशल जी त्रिपाठी और निमृत को भी जब इस बात का पता चला कि अबीर क्वालिफाई कर गया है, तो उन लोगों की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चलो, अच्छा है। अब अभी 15-20 दिन घर पर रहेगा, उसके बाद तो उसे एकेडमी जाना है। त्रिपाठी जी ने निमृत की तरफ देखकर कहा। जी पापा, और उनके बाद देखन, आप अबीर गोल्ड मेडल लेकर ही आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। निम्मी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अबीर गोल्ड मेडल ले आएगा, जानता हूं मैं। समीर भी इंजीनियर बन जाएगा, जानता हूं मैं। और सिमरन भी एक कामयाब जिंदगी जिएगी, यह भी मैं जानता हूं। पर तुमने क्या सोचा है? त्रिपाठी जी बोले तो निमृत ने उन्हें नासमझी से देखा। सबके सपने पूरा करने में लगी हो, तुम्हारे खुद के सपने का क्या? तुम्हें भी तो डॉक्टर बनना था ना बेटा, नीट की तैयारी करनी थी। अभी जो 3 महीने बाद एग्जाम है, वह एग्जाम तुम्हें देना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब होंगे, शुरू में करवा दूंगा। त्रिपाठी जी ने कहा। नहीं पापा, मेरा दिल नहीं है और मेरी तैयारी भी तो नहीं है, निमृत बोली। मन नहीं है तो मन लगाओ और तैयारी नहीं है तो तैयारी करो। अब तो अबीर भी एकेडमी चला जाएगा, तो तुम्हें इतना सारा काम भी नहीं रहेगा। समीर भी 2-3 महीने के बाद चला जाएगा। अगर इस वाले एग्जाम में तुम क्लियर नहीं कर पाई, तो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना सिम्मी के साथ। पर बेटा, इस तरीके से गिव अप करना तो ठीक नहीं है ना? त्रिपाठी जी ने समझाया। गिव अप नहीं कर रही पापा, बस मन नहीं है। प्लीज आप भी परेशान मत होइए। मैं जितना है उतने में खुश हूं पापा। पर बेटा, त्रिपाठी जी ने कहना चाहा। प्लीज पापा, मेरी बात मान लीजिए ना। अब ये घर ही मेरा सब कुछ है और इन सब के सपने मेरे सपने। निमृत बोली। तो त्रिपाठी जी के पास कोई जवाब नहीं बचा। निमृत उठकर किचन में चली गई और अबीर के हिसाब से अच्छा खाना बनाने लगी। आज इतने दिनों बाद अबीर आ रहा था और निमृत बेहद खुशी और सब कुछ उसके हिसाब से करना चाहती थी, तो बस उसी में जुट गई। शाम हुई और सब दरवाजे पर आ बैठे। कुशल जी और मोंटी भी आ गए और साथ ही साथ अबीर के और एक दो दोस्त भी अमीर की स्वागत के लिए आ गए थे। तभी बाहर आकर टैक्सी रुकी और अबीर उसमें से उतरा और उसी के साथ मोंटी और उसके दोस्तों ने उसे कंधे पर उठा लिया। कुशल जी और त्रिपाठी जी के चेहरे पर अलग ही मुस्कुराहट थी। तो वही निमृत भी मुस्कुराते हुए अबीर को देख रही थी। अबीर ने निमृत को देखा
और फिर आकर त्रिपाठी जी और कुशल जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आओ अंदर, त्रिपाठी बोले और सब लोग अंदर जाकर हाल में बैठ गए। कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, सिम्मी और समीर ने अबीर को गले लगा के कहा। थैंक्स। अबीर ने दोनों के सिर पर हाथ रखा। कैसा रहा, सब ठीक से हो गया था ना? कोई टेंशन तो नहीं हुई? कुशल जी ने पूछा। टेंशन हुई थी कोच सर। लास्ट वाला जो खिलाड़ी था बहुत टैलेंटेड था, पर आपने जो मुझे खास ट्रिक सिखाए थे उनके आगे नहीं टिक पाया और फाइनली जीत मेरी हुई। वरना मैंने तो एक पल को सोच लिया था कि अब शायद कुछ नहीं हो पाएगा। अबीर ने कहा। बस यही तो बात है, नेगेटिव कभी नहीं सोचना है। पॉजिटिव सोचोगे तो सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। कुशल जी ने अबीर को समझाया। थोड़ी देर सब लोग बात करते रहे और उसके बाद मोंटी, कुशल जी और बाकी सब लोग चले गए। अबीर थोड़ी देर त्रिपाठी जी के साथ बैठा और वहां एकेडमी और सारी वहां की बातें बताते रहा। दादी कहाँ है? अबीर ने दादी को न देख सवाल किया। तबीयत खराब है उनकी, सो रही है। त्रिपाठी बोले। समीर और सिमरन भी अपनी अपनी कोचिंग चले गए थे। पापा, मैं अब कमरे में जाता हूं, थोड़ी देर आराम करूंगा। हाँ बेटा, मैं भी जरा बाहर जा रहा हूं, कुछ सामान लाना है घर का। त्रिपाठी जी बोले और उठकर जाने लगे। अबीर ने रसोई की तरफ देखा और आवाज लगाई। निमृत, मेरे लिए प्रोटीन शेक लेकर आ जाओगी प्लीज? और फिर बिना उसका जवाब सुन सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। तो मिलते हैं जल्दी ही कुछ प्यार भरे पलों के साथ। सुनते रहिए सोलमेट। अगला पार्ट जल्दी ही मित्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।